अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। अभी आपने जो ये मोन्टाज देखा है, इसके अंदर थोड़े से बिफ़ोर के मनाज़र जो हैं आपको वो नज़र आए होंगे, जब ये इत्तेहाद की बात नहीं हो रही थी और जब ये मिलने मिलाने की बातें नहीं थी, जब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो थैंक यू नहीं बल्कि अपने जो एतराज़ात उनका इजहार कर रही थी, और जब सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे जो अब नज़र आ रहे हैं उनसे। अब जो है आई थिंक सो थोड़ा सा सेंटिमेंट आपको नज़र आता है, उसका भी सिंपथी का भी, थोड़ी एम्पथी भी है, थोड़ा सा शायद कोई पॉलिटिकल फ़वाइद भी इसमें नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। एहतशाम साहब, आपने सुना काफ़ी जो है जज्बाती स्टेटमेंट्स थी, कुछ जो है थोड़ी क्वेश्चनेबल भी मैं कहूँगी ये स्टेटमेंट्स थी बीच में। अब जो ये फवाद चौधरी साहब जिस तरह इसको कह रहे हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा यू टर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री का तो इन्होंने लिया है जब ये जाके हाथ मिला लिया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि पॉसिबली क्या इससे फ़वाइद जो है वो हो सकते हैं दोनों पार्टीज़ को? देखिए सुंदर सा ज़मीर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो हर पार्टी के होते हैं, रूलिंग पार्टी के अपने होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कल की मुलाकात के बाद ये तो बड़े वाज़े तौर पे चीज़ें सामने आ गई हैं कि ये अपनी अपनी बका की जंग लड़ने वाली बात है। नज़रिया ज़रूरत एक दफ़ा फिर हमें नज़र आ रहा है, और फिर ये पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारा क्या चेंज हो सकता है, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा आने वाले दिनों में। एक चीज़ तो बड़ा वाज़े तौर पर साबित हो रही है कि बड़ा शदीद दबाव का शिकार हैं दोनों पार्टियाँ, PMLN और पीपल्स पार्टी, बल्कि उनकी क़यादतें जो हैं वो शिकार हैं शदीद दबाव का कि उसे कैसे निकलें। हमने देखा दोनों नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। कामयाबी किसी को हुई, किसी को नहीं हुई, लेकिन अब ये बात है। अब आप देख लें कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी जब कल नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, तो उस वक्त उस शहर में लाहौर में जरदारी साहब भी मौजूद थे, और वो लम्हे लम्हे की पल पल की खबर वो ले रहे थे कि जी कौन गया, कौन मिलने के लिए आया, क्या बातचीत हुई, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा। अपनी पार्टी के लोगों से उन्होंने सलाह मशवरा किया। देखें दो चीज़ें, एक तो ज़मीर जिस तरह बार बार इशारा करते रहते हैं कि जी जो साख उनकी ख़राब हो चुकी है, जो राउट हो चुका है पंजाब में, उसको कैसे दोबारा बहाल करेंगे, एक वो फैक्टर है। दूसरा ये कि दोनों जब अब दबाव का शिकार हैं, उनका एक ख्याल है कि जी अब लड़ाई लड़ी जाए, अब सड़कों पे आया जाए। सड़कों पे आना बड़ा मुश्किल है, कोई तहरीक चलाई जाए वो बाजार लगती नहीं है। पुश कर रहे हैं फजल रहमान साहब, वो जिसको हमेशा मैं कहता हूँ गुड्डी लुट ग्रुप है, वो किस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाना है। वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब पार्लिमानी सियासत से आउट है, इसी तरह फजल रहमान साहब भी आउट हो गए हैं, अपने बेटे को उन्होंने बहरहाल पार्लियामेंट में ले आए। देखिए अब सवाल लोग अहम ये पूछ रहे हैं कि भी इस वक्त मिसाक़ जमहूरियत आपको क्यों याद आ रहा है? इससे पहले कभी आपने बात नहीं की थी, अब आप बात कर रहे हैं कि जी हम बाकी पार्टियों से बात करें। MQM का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि जी आप दोनों ने कहा था कि जी MQM से बात नहीं करेंगे, मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है, जबकि शर्मनाक बात यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है हुकूमत बनाने की, आपने हमें शामिल किया अपने साथ। तो मेरा ख्याल है लोगों को भी सुंदर अंदाज़ा हो रहा है कि गेम प्लान क्या है। एक बात वाज़े तौर पे मुझे समझ आ रही है, जो आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अगर ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में ला के PTI को दबाव में लाया जा सकता है, हाइंड में ये चीज़ बनेगी कि जी नवाज शरीफ साहब कैसे निकलेंगे। अगरचे मैं ओपनली कहता हूँ कि उनकी बीमारी ऐसी है, उनको इलाज बिल्कुल मिलना चाहिए, लंदन भी जाना पड़े तो शायद जाने की इजाज़त मिले, वो तो देखने वाली बात है अदालतें क्या कहती हैं, क्योंकि हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। आखिरी बात इस पे हम बात करेंगे। एहतशाम साहब जो कहा ना अदालतों की, जो आपने बात की है, क्योंकि कल शहबाज गिल साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट वो देकर गए थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, फाइनली अदालतें ही जो इसका करेंगे। इस पर हम आगे जाके मेरे पास क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ हमारे शो में ही किसी ने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन पॉलिटिक्स, कि विद टाइम आपको जो अपनी अलायंसेस चेंज करनी पड़ती हैं। तो फिर इसको इतना इशू आपको लगता है ज़मीर साहब बनाया जा रहा है कि अगर अब उन्होंने जाके उनकी सेहत का पूछ लिया है या बाहर आके इतना बड़ा बयान दे दिया है कि अब वो नजरियाती बन गए हैं या बनना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब ने जो ये कह दिया, बिलावल ने हमें आके बताया ना कि उन्होंने ऐसा कहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये वही वाली पॉलिसी है कि देयर इज नो अलायंसेस, आपकी टाइम एंड अगेन चेंज होती रहती हैं जैसे आपको सूट करता है? बिल्कुल सुंदर श्याम साहब, मेरा ख्याल है कि हम ये आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कल ये मीटिंग हुई थी और कल हमने इस पर कोई सहर हासिल, इतनी गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सके क्योंकि परवेज रशीद साहब के साथ हम वो सिर्फ सेहत के मामलात नवाज शरीफ साहब के उन पे रहे, और इसलिए हमने सोचा कि जरा इस पे थोड़ी सी बात कर लें। अब जो आपने बात की कि जी बिलावल भुट्टो
ने ये कहा कि जी मुझे लगा। अब ये पहले भी क्लेम किया था नवाज शरीफ साहब ने, और जब उसके बाद बिलावल भुट्टो ने एक दफा नहीं कोई 3 या 4 मुख्तलिफ फोरम्स पर कहा कि आप नजरियाती नहीं हो सकते नवाज शरीफ साहब, ये बिलावल भुट्टो ने कंटिन्यूसली बोला। बिल्कुल उन्होंने पहले क्या कहा था और अब जो है वो क्या कह रहे हैं, ये प्लीज जरा सुनाइएगा। नजरियाती होना मियां साहब का झूठ है और बाकी सब धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मियां साहब ने खुद कहा है कि वो अब नजरियाती बन गया है। देखें अब सुंदर, अब ये वाज़े तौर पर जो शिफ्ट है ना, अब फिर अभी शाम साहब ने जिक्र किया कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दोबारा से जिक्र आना शुरू हो गया। देखें शाम साहब, मुझे जो लगता है ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था ना बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, वो बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद खत्म हो गया। उसके बाद जो थी जरदारी साहब की मुफाहमत की सियासत, जो वो कहते हैं कि एक शरारत थी कि जी हम दोनों मिलकर जो है वो बांट लेते हैं टाइम, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी पंजाब भी हमें आगे जाके मिल जाएगा। जो मैं 12 मरतबा कह चुका हूं कि जरदारी साहब ने जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पंजाब के MNAs MPs को कहा कि भी मैं तुम्हें पंजाब लेके दूंगा, लेकिन फिर जो हमने हशर देखा पीपल्स पार्टी का पंजाब में जो हुआ, वो मुफाहमत की सियासत थी। अब बात यह है कि जिस शाम साहब ने कहा ना कि दोनों के सरों पे बहुत ही जो है वो कच्चे धागे से बंधी हुई तलवारें लटक रही हैं, दोनों साइड पे, लीडरशिप पे, PMLN की भी और पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन मसला यह है कि इनको इस वक्त जो है ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह शाम साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे ना कि ये क्या कॉर्नर कर देंगे गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को कॉर्नर कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इतना आपको पता है कि आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंट हैं इन दोनों पार्टीज की। एहतशाम साहब, जमीर साहब, आप एग्री करते हैं? तो अगर इतनी डिवाइडेड आइडियोलॉजीज हो तो इनका इत्तेहाद कैसे मुमकिन है? क्या करेंगे? मैं बिल्कुल ये बस जो है मैं इसी तरफ आ रहा था कि बात यह है कि पीपल्स पार्टी का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है मुफाहमत की सियासत में। पिछले दौर में वो पंजाब में भी हुक्मरान थे और सेंटर में भी PMLN की हुकूमत थी, ठीक है, और पीपल्स पार्टी कन्फाइन होकर रह गई थी सिंध में, और इस दफा भी अब भी कन्फाइन होकर रह गई सिंध में। तो बात यह है कि नुकसान ज्यादा किसका हुआ? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी, हां मैं मानता हूं कि पीपल्स पार्टी की सियासत थी नजरियाती, उनकी रही है सियासत नजरियाती, लेकिन माजरत से जरदारी साहब के 100% कंट्रोल के बाद नजरियाती के बजाय वो मुफाहमत और जो जिस तरह इन्होंने कहा कि नजरिया जरूरत की सियासत उन्होंने बना दी, और उसके बाद जो है मामला जहां पे जिस तरफ चलते नजर आ रहे हैं। बात यह है कि आज भी इनको समझना चाहिए। बात हम कमर जमान कायरा साहब से, PPP हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का सर। आपसे ही यही सवाल करेंगे कि अभी जो बात चल रही है कि पहले जो बयानात देती रही है पूरी पार्टी भी, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब भी जो कहते रहे हैं, जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था नवाज शरीफ साहब के बारे में या उस पार्टी के बारे में, अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। और जब वो उनसे मिलकर आए हैं तो उन्होंने कहा भी है कि अब वो शायद नजरियाती बन रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या, और जो फवाद चौधरी साहब ने उसको एक बहुत बड़ा यू टर्न कहा है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, फवाद चौधरी तो खैर वैसे ही डिस्टॉर्शन के मास्टर है और उनको बात की सीधे से लिया करें इस पर, क्योंकि फवाद चौधरी हकायक को बसक करते हैं। उन्हें ये भूल जाता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और उनकी वालदा जनाब मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने ज़ियाउल हक के जो 7 सियासतदान चले थे, उनको भी उनकी जातियां बुला के उनके साथ चली थी जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। बीबी शहीद ने खुद अपनी जिंदगी में अपने साथ होने वाली जातियों को बुलाया था, मियां साहब को AID में शामिल किया था, इनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जाके किया था, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने इनके साथ हुकूमत में शेयरिंग की थी। तो ये बिल्कुल हकायक के मुनाफी बात, वैसे वादी है बात, तो उसका मिजाज ही ये है। अच्छा। तो जहां तक ताल्लुक ये है कि बिलावल साहब कुछ बातें कहते रहे, तो हम और मुस्लिम लीग 2 मुतसादिफ जमातें रही हैं जी, हम 2 मुखालिफ जमातें आज भी हैं, और हमारा माजी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तल्ख रहा। लेकिन अगर आप माजी में खड़े हैं फिर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, फिर मुल्क को आगे लेके नहीं बढ़ सकते। ये इमरान खान की पॉलिटिक्स के कंटेनर से नहीं उतर रहे, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स ये नहीं है। माजी में अगर कोई किसी ने हमसे ज्यादती की, पीपल्स पार्टी का तो वैसे ही ये वतीरा है कि अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को वो अपने गम में ढाल देती है और अपनी ताकत में कन्वर्ट करके वो पाकिस्तान की खिदमत करती है।
लेकिन अगर बाकी किसी जमात से हमसे भी जातियां हुई होंगी हमारे हाथों, हम उसको भी हमेशा रिकग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन कैर साहब एक चीज़ बताइएगा, आमतौर पे लोग कहते हैं कि अब ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इवन ब्रेग्जिट के वाक़े पे कहा जाता है, मौके के ऊपर भी दो बड़ी पार्टियों ने जो कहा जाता है असूल परस्ती छोड़ी और मौका परस्ती की तरफ गए। वो इवन अमेरिका की सियासत के बारे में भी आजकल यही कहा जा रहा है, हमारे बारे में तो कहते हैं कि असूल नहीं मफाद होते हैं। अब देखें जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब का अगर खुदा ना खास कुछ हो गया तो वो कत्ल का मुतरादिफ होगा। आज मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा है कि जी ये इससे ज़्यादा बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया गया जी शाह साहब ब्लैक मेलिंग की तरफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। मेरा सवाल आपसे है कि कल नवाज शरीफ साहब ने कहा जी 62 और 63 मुझे ख़त्म करनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी ने कहा था ख़त्म करो। लोग कह रहे हैं कि जी अब शदीद दबाव में आने के बाद केसेस की भरमार है, अब दबाव से निकलने का एक ही तरीका रह गया कि दोबारा इकट्ठे हो जाएं। आप समझते हैं कि ये वजह एक है? आपको हमारी आवाज आ रही है सर? आई थिंक लाइन साहब मैं यही बात करना चाहिए, जब उन्होंने खुद अभी कन्फेस किया है ना श्याम साहब कि पीपल्स पार्टी का नुकसान है, बात यह है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी, एक जद्दोजहद, शहादतें इस पार्टी में से दी गई हैं, अभी तक किसी पार्टी ने कोई ऐसी शहादतें नहीं दी हुई। अब बात यह है कि ये कौन सी मुफाहमत करते रहे हैं जमहूरियत को बचाने के लिए कि जहां पे जो सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी थी वो जो है वो खत्म होती जा रही है। अब अभी सिंध में मार्जिनलाइज हो गई है, और अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ डेंट डाल गई सिंध के अंदर, थर्ड ऑप्शन आ गई। हमारे साथ कायरा साहब वापस लाइन में मौजूद है। कायरा साहब मेरा सवाल ये था कि लोग कहते हैं कि जी असूलों की सियासत खत्म हो गई है, अब सिर्फ मफादात की सियासत है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे बरतानिया है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो लोग कहते हैं कि जी ये कोई बड़ा शदीद दबाव आया है कि नवाज शरीफ साहब ने कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी ये कहा कि जी मुझे 62-63 आर्टिकल ख़त्म करना चाहिए था। अब आप समझते हैं कि वाकई केसेस का मसला है आपके ऊपर की, आपकी पार्टी पे भी और नवाज शरीफ साहब के भी, अब ना इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हुए ना हुकूमत से हुए, अब यही तय किया गया जी तहरीक तो चलेगी या नहीं चलेगी लेकिन इकट्ठे होकर जद्दोजहद की जाए जी जी। शाम साहब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जब आइन में तरामीम हो रही थी हम उस वक्त भी 62-63 कमेंट करना चाहते थे। ये आपने तो कहा था, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मुझे जरा वो कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। तो जो हमारा इशू था ऑन नैब लॉज, वो भी आपको पता है कि हम चाहते थे उसमें तरामीम हो, तो हमारी पोजीशन में तो कोई तरमीम नहीं है। हाँ, मियां साहब की पोजीशन जरूर चेंज हुई, लेकिन वक्त और तजर्बे के साथ आप उसको जो भी रंग दे, जो भी नाम दे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ बंदे को समझ आ जाती है कि मुझसे गलती हुई, और अगर कोई इकरार कर लेता है तो ये बड़ी बात है। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन नहीं बदली। रही बात के जी कोई असूली सियासत की बजाय मफादात की सियासत आ गई। अमरीकी सियासत और हमारी सियासत में फर्क यह है कि अमरीका का सदारती निजाम है, वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स नहीं होती। जो पार्लिमानी निजाम है वहाँ पे बहुत कम मौके रहे हैं, और अब बल्कि दुनिया में अब तो ये मैंने बरतानिया की कायर साहब मिसाल दी है, ब्रेग्जिट के मामले में आप देख लें जो हुआ है, बोरिस ने जो प्ले किया रोल गंदा वहाँ पे। मैंने सर वही गुजारिश कर रहा था कि आपने अमेरिका की बात की ना, मैंने उसकी मिसाल अलग दे दी, मैं बरतानिया में आने लगा था। तो दुनिया में जहाँ पार्लिमानी निजाम है वहाँ पे भी अब सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आती है, कम हो रही है, तो आपको मुख्तलिफ जमातों से अलायंस फोर्स करने पड़ते हैं, और जब आप अलायंस फोर्स करते हैं तो आप उन्हीं जमातों के कभी न कभी मुखालिफ रहे होते हैं। अगर आप इस वसूल पे खड़े हो जाए, जिस जमात के साथ हमारा ताल्लुकबाजी था हमने उससे बात ही नहीं करनी, तो फिर ये डेमोक्रेसी के अंदर दुनिया में कहीं भी अलायंस फोर्स नहीं हो सकते। ये बड़ा वादे है जी, हिंदुस्तान के अंदर भी देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, बरतानिया में देख लीजिए, वहाँ पे एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर आप इस पे अड़ जाए, डट जाए, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल कायरा साहब अवाम जो है वो बेसिक आपका सरमाया, पॉलिटिकल पार्टीज का सरमाया अवाम होती है। अब अवाम अगर ये इंप्रेशन ले कि दोनों पार्टीज की क़यादत अपने आप को बचा रही है, अवाम के मसाइल, महंगाई है, इतने और बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारे मसाइल हैं, कि उस तरफ के बजाय ये अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए जो लीडरशिप है दोनों पार्टीज की वो कर रही है, अवाम के अंदर एक इंप्रेशन बनता जा रहा है, इसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि अवाम के अंदर बनने वाला इंप्रेशन तो मेरा और आपका बनाया हुआ वो अवाम का अपना नहीं होता। मैं और आप उसको डाइवर्ट करते हैं, और मीडिया की आवाज बड़ी ताकतवर है।
रही बात कि हम अवाम के इश्यूज नहीं रेज करते, तो जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा एतराज हुकूमत वक्त कर रही है, तो असद उमर साहब भी इखलाकियात के तकाजे बिल्कुल छोड़ के जाके तनकीद पे चले गए और वज़ीर आज़म को भी बड़ी तकरीर चुभी है। वो सारी तकरीर पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज पे ही तो थी। रोज हम पाकिस्तान के अवाम का ही तो इशू रेज करते हैं। कल भी बिलावल साहब ने उस मीटिंग के अंदर भी बातें हुई और कल अपनी प्रेस टाक में भी उन्होंने ये कहा, वहां पे चार्टर डेमोक्रेसी था, तो चार्टर डेमोक्रेसी क्या मेरा मसला है? क्या पाकिस्तान की जमहूरियत का मसला नहीं है? अवाम का मसला नहीं है? वहां बातें हुई, वहां गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की बातें हुई, तो इसको ये इंटरप्रेट कर देना और इसको ये अवाम का नाम दे के बातें कर देना कि अवाम ये सोच रही है, ऐसा है नहीं। मैं और आप अवाम के मुंह में डाल के बातें करते हैं। कायरा साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माजत के साथ जब हुआ था साइन, उसके बाद कितना असर ये रहा? उसके बाद देख लें कि ये दोनों पार्टियां, दोनों आपकी पार्टी है PMLN, किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे हैं, और वो तो फिर बात किसी ने सुनी नहीं। अब दोबारा से लोग कहते हैं इतने बरसों के बाद इनको क्यों याद आ गया मिसाक जमहूरियत? देखिए, गुजारिश है एहतशाम साहब के, अपने माजी में आपने गलती की, आपको इस्लाह उसकी करनी चाहिए। एक बहुत तल्ख माजी का दौर भी था कि हम एक दूसरे की तरफ देखने के रवादार नहीं थे। एक वो माजी है, एक वो माजी है कि जब हमने भी सीखा उन्होंने भी सीखा। और तीसरी गुजारिश ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुजूरे वाला बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है। एहतशाम साहब, आप तो बड़े सीनियर एंकर है, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वजीर आजम भी बगैर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़े और बगैर देखे तकरीर कर देता है। और हमारे बहुत सारे दोस्त ये सोचे बगैर कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 90% से ज्यादा अमल हो चुका है। आज मुल्क के अंदर जो इदारे, जो कानून, जो आइन के शक्ल है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से है, उससे अमल दरामद की वजह से है। और मैं आइंदा एक दो रोज में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे एक प्रेस ब्रीफिंग करूंगा पूरी, और मैं डिटेल बताऊंगा कौम को कि हमने क्या क्या काम किया था। कमरज़मान कायरा साहब, एक आखिरी चीज बता दीजिए कि दोनों पार्टीज में, PPP में और मुस्लिम लीग नून की आइडियोलॉजीज में बहुत फर्क है। आप लोग कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकेंगे अगर ये इत्तेहाद होता है तो? अच्छा देखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कल से इस बात की वजाहत कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं कि इत्तेहाद अगर फोर्स करना हो जो बईदत क्यास नहीं है, तो उसके लिए तो असेंबली मौजूद है ना जी। शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन माजत के साथ कायरा साहब, जब आप बिलावल भुट्टो साहब जब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब नजरियाती नहीं है, कल उन्होंने कह दिया वो नजरियाती है, तो आप नहीं समझते कंट्राडिक्शन जो है ना तंग करेगी लोगों को? देखिए एहतशाम साहब, सियासत के अंदर अगर आप बिल्कुल प्रिसाइसली कंप्यूटर रख के बैठ जाए ना कि जी फलां वक्त में कमरज़मान कायरा ने उसको ही कहा और बाद में ही इद कहा, कमरज़मान कायरा नहीं कहेगा, मुझे यकीन है। नहीं सर, नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने जिस तनाजुर में कहा, कल मियां नवाज शरीफ बड़े एरोगेंट थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर तंतना था, वो हमारे खिलाफ बड़ी जातियां करते थे, सब कुछ हम भी तनकीद करते थे। आज अगर उन्होंने अपने आप को मेंट कर दिया तो क्या हम उसी जगह खड़े रहे कि नहीं? मियां नवाज शरीफ आज भी वही पुराना खड़ा हुआ है जी। खैरा साहब, अगर क्विकली आप बता दें कि मुफाहमत की सियासत जो रही उसका नुकसान ज्यादा किसने उठाया, PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने? सर इसका जवाब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है सर, प्लीज हम ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक टू द शो जी। ज़मीर साहब, आप सवाल पूछ रहे थे। मैं कायरा साहब से ये बात पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे इन्होंने खुद अभी कहा है कि पीपल्स पार्टी की कोशिश ये रही है कि जमहूरियत को बचाया जाए और मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत किया जाए, और इसी की वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुई और फिर मुफाहमत की सियासत भी हमने देखी 2008 से लेकर 2018 तक। बात कायरा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें नुकसान किसका ज्यादा हुआ है? पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो गई और जो भी मामलात हुए, तो आपको नहीं लगता कि अब पीपल्स पार्टी को अपनी एक वो नजरियाती पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट रह के करनी है? देखिए, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाना तो खैर सख्त अल्फाज है, मेरा ख्याल है थोड़ा चले, मतलब बहुत अब मार्जिनल हो गए, ये बात दुरुस्त है। हमारे लिए मुश्किल वक्त है बड़ा, लेकिन अब उस मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी को अपनी नजरियाती बुनियादों पे, नजरियाती एहसास पे खड़े होकर पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। आई एग्री विद यू। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ, ये देखिए पाकिस्तान के अंदर एक रवैया है कि सियासी जमातें अपने सियासी नुकसान नहीं करती। ये पीपल्स पार्टी का कमाल है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ औकात से वो फैसले करती रही जो मुल्क के, जमहूर के और जमहूरियत के, अवाम के बेहतरी के फैसले थे। उसके हमें नुकसानात भी हुए, और कभी हमसे इदारे नाराज हुए, कभी हमसे अदालतें नाराज हुई, कभी हमसे सरमायादार नाराज हुए,
कभी हमसे मुल्ला नाराज हुए, कभी हमसे गैर मुल्की ताकतें नाराज हुई, और उस नाराजगी की एजेंसियां नाराज हुई, उस नाराजगी की हमने कीमत भी अदा की, लेकिन हम अपने अपने असूल पे खड़े रहे। और ये जो मफाहमती अमल है, इसका नुकसान यकीनन पीपल्स पार्टी को हुआ, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसका मुल्क को और जमहूरी अमल को फायदा हुआ है। अगर वो नुकसान हो और पीपल्स पार्टी का फायदा हो तो पीपल्स पार्टी वो नहीं करेगी। हम अपना फायदा करके मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम अपना नुकसान कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास वो सोच भी है, वो जज्बा भी है, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी है। कमर ज़मान गायरी साहब, ये प्लीज बताइएगा कि कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए तो उन्होंने कहा मुलाकात में ऐसे नहीं लगा जैसे कोई डील हो रही है, आप भी वहां पर मौजूद थे। पहले तो बताइएगा कि कैसा हौसला था नवाज शरीफ साहब का। वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं मुझे इलाज नहीं करवाना, अगर बेल हो जाती है तो बाहर ही जा कराऊंगा। और साथ ही कल हमने शहबाज गिल साहब से सवाल पूछा कि लोग ये कह रहे हैं, और स्पेशली जो है ये बात की जा रही है कि अगर कुछ हो जाता है उन्हें जेल में नवाज शरीफ साहब को, तो ये गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? तो उन्होंने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं गवर्नमेंट का, ये कोर्ट्स का फैसला है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे ताखीर की बात हो, चाहे जो अब हम उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात है, इसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां साहब को अल्लाह ताला जिंदगी नसीब दे। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये एक बहरहाल प्रत्याश बनेगा, इससे गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा प्रेशर होगा, बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक इशू बन जाएगा। ये तो तयशुदा किसके ऊपर उसका जिम्मेदारी आएगी ना आएगी बात की बात है जी। हुकूमत ने जिस तरह ये मामला सारा हैंडल किया, शहबाज गिल साहब आज गए तो उनके बाकी वज़रा जिस तरह वफाकी हुकूमत में खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बार बार गुफ्तगू फरमाते रहे, उस गुफ्तगू ने असल में हालात खराब किए। या फयाजुल हसन चौहान साहब माजद के साथ शहबाज गिल साहब जो है ना वो क्लेम करते हैं कि जब मैं नवाज शरीफ साहब से मिला उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इलाज नहीं करवाऊंगा, मेरी जमानत होगी तो मैं बाहर ही जाऊंगा, जबकि उनकी पार्टी के सारे लोग कंट्राडिक्ट करते हैं इस बात को। आपने इस तरह की चीज महसूस की वहाँ? देखिए, मियां साहब से जब हमने ये कहा कि जी आप मियां साहब इलाज के लिए देखें, तो उनको बेसिकली एहतशाम साहब उनके यहाँ ना एक गुस्सा है, नाराजगी है। वो कहते हैं मुझे ह्यूमिलेट किया है और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कहती है मैं बेग करूं उनसे, तो अगर मुझे मांगना ही है तो मैं अल्लाह से मांगूंगा, इनसे तो नहीं मांगता। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जाती की, मुझे फलां अस्पताल में ले गए, फलां गए जहाँ पे मेरे इलाज कराया नहीं, सिर्फ टेस्ट करा के वापस ले आए और मेरे ब्लड टेस्ट होते रहे लाइक दिस। और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने इलाज के लिए, मेरा मौलद जो है वो ज्यादा बेहतर जानता है, मैंने दरखास्त दी हुई है, अपील की हुई है बेल की सुप्रीम कोर्ट में, और 2 हफ्ते हो गए हैं। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट सुनती है और उसके बाद मैं देखूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने मौलद से इलाज साहब आप समझते हैं कि रास्ता हमार हो गया अब नवाज शरीफ साहब का जरदारी साहब से मीटिंग है? क्योंकि जरदारी साहब तो पहले यही कहते रहे जो हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, शहबाज शरीफ की मीटिंग का नहीं शहबाज अब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की होगी जरदारी साहब के साथ। मेरा सवाल है कि जरदारी साहब कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलेंगे, जो इतलात आते नहीं थी। अब आप समझते हैं कि पहले शहबाज शरीफ साहब या फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जरदारी साहब की मुलाकात होगी? अब एहतशाम साहब इस मीटिंग के अंदर तो क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, पॉलिटिकल बातें जरूर हुई। शहबाज शरीफ साहब से तो जरदारी साहब वहाँ असेंबली में मिलते ही रहते हैं जी, वो तो मिलना कोई अचंभे वाली बात नहीं। किसी एजेंडे के ऊपर अगर बात करनी हुई तो उसके लिए पहले लीडरशिप, आप तो जानते हैं कि लीडरशिप की डायरेक्ट मुलाकातों से पहले नीचे सतह हमवार होती है। अभी तक उसका कोई ग्राउंड है नहीं। अगर जरूरत हुई तो पहले हमारी सेकंड टियर आपस में गुफ्तगू करेगी, एक कॉमन ग्राउंड बनाएगी, फिर मुलाकातें हो सकती है। माजी की तलखी को बुलाया भी जाता है जी। कायरा साहब क्विकली एक बात पूछनी थी। आप मुझे बताएं कि जुल्फिकार अली भुट्टो भी जेल में रहे और उसके बाद उनको फांसी हो गई, बेनजीर भुट्टो भी जिन हालात में रही, जरदारी साहब भी जिन हालात में रहे और जेल में रहे बहुत बुरे हालात में। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो एक कैदी को नहीं दी जा सकती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब को एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कानून के मुताबिक है। कानून के जो नहीं कायरा साहब वजाहत कर दूं जी। देखिए, ये जो हमारे यहाँ आप दोस्त की बातें करते हैं और कई उनके मुखालिफ भी करते हैं, पाकिस्तान के कानून में A क्लास, B क्लास और C क्लास जेलें मौजूद है। दुनिया के जो कानून है, जमहूरी मुआशरे हैं, वहाँ ये खत्म हो गए। लेकिन पाकिस्तान के प्रिवेलिंग लॉ में आप अपने
साबका इलेक्टेड बंदों को या जो बहुत बड़े टैक्स पेयर्स हैं या बड़े सरकारी मुकदमे हैं या कोई जज जनरल है, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो आप उसको बी क्लास में या ए क्लास में रखते हैं। ये ए क्लास बी क्लास कानून के मुताबिक दी जाती है और ये कानून के अंदर प्रोविजंस मौजूद है। नहीं, डॉक्टर्स की इतनी बड़ी टीम, 21 लोगों की टेक्नीशियन, सब कुछ वहां पे रखना, डॉक्टर्स को रखना और उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलना। ये बात जरदारी साहब को ये फैसिलिटी थी? जरदारी साहब क्योंकि कभी नहीं थे, जरदारी साहब तो अंडर ट्रायल ही रहे। जरदारी साहब तो जेल में अस्पताल में भी जाते शिफ्ट होते रहे, उनके साथ तो तशद्दुद भी बड़ा हुआ। लेकिन हम नहीं चाहते कि मियां साहब के साथ ये हो। ये स्पेशल फैसिलिटी, क्योंकि मियां साहब की बीमारी के बारे में हुकूमत पहले खुद सूरत हाल आर्गूमेंट बिगाड़ चुकी, अपना केस खराब कर चुकी। अब उसको संभालने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, हम वहां पे एक यूनिट बना देते हैं। प्रिंसिपली ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर जो जुर्म जिसका साबित हो जाए, अदालती कैदी जो होता है वो फिर एक तरह होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल एक तरह बराबरी। बहुत 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 शुक्रिया कमरज़मान कायरा साहब, आपने अपना वक्त, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक सवाल जो भी मैं कमरज़मान कायरा साहब से पूछ रही थी, एहतशाम साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी कि कल शहबाज गिल साहब से जब हमने ये पूछा कि ये जो डिले हो गया है इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने में, अब बेशक आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और इसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो कुछ भी है अभी तक जो हालात बने हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाएगा। इज़ इट वर्थ द रिस्क? तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो आपने भी सुना कि वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर की उन्होंने बात कर दी। मेरा सवाल ये है कि अभी तक जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं या जो डिले हुआ है या जो अब इतनी बड़ी टीम जो है वहाँ पे अपॉइंट कर दी गई है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने ही तो किया है। तो मतलब आप बिल्कुल क्या अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं कि मतलब हमारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं, उन्हें जो भी होता है? देखिए सुंदर और ज़मीर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ पे सब लोगों का इत्तेफाक है, एक चीज़ पे इत्तेफाक नहीं है जी। एक चीज़ पे हम तीनों का इत्तेफाक नहीं, आप दोनों एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ कि जी आप कहते हैं रूल ऑफ द लॉ उनको नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि नहीं, इंसानियत भी कोई चीज़ है, ह्यूमन एस्पेक्ट को आप नहीं कर सकते, भूल सकते। 70,000 और चले छोड़ दें, चले मैं इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये, इसमें हमारे तीन ओपिनियंस हैं, ठीक है ना, मेरा मतलब इख्तिलाफ, एक चीज़ पे इख्तिलाफ वो नहीं है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के इलाज के बारे में जो भोंडा तरीका इख्तियार किया गया, जिस तरीके से अब इनको आके अब सारे लोग लगे हुए हैं, जब देखा कि मामला सीरियस हो रहा है कि जी उधर ले जाते हैं, ये कर लेते हैं, डॉक्टरों की टीम बुला देते हैं, अब 24 घंटे 3 डॉक्टर रहेंगे, 4 डॉक्टर रहेंगे, बाहर से कहते हैं तो बाहर से बंदा बुला लेते हैं। ये इस पे लोग जो है ना वो नाराज़ हुए हैं, इस पे लोगों ने रिएक्ट किया है, इस पे लोगों ने कहा है कि ये तरीका नहीं है पंजाब गवर्नमेंट को। और मेरा नहीं ख्याल पंजाब गवर्नमेंट में, मैं इस मसले पे मैं एक सेकंड इस मसले पे मैं कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब का शायद इसमें कोई कसूर नहीं, उनके अपने लोग देखें ना, जो स्पोक्समैन होते हैं ना, जो चीज़ों को स्पेयर हेड कर रहे होते हैं, जो अब सूबे का जो चीफ स्पोक्समैन है ना, वो एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होता है। वो आपने देखा जिस तरह वो सैक हुए हैं, चौहान साहब जिस तरह की गुफ्तगू करते थे, अब आप देख लें जिस तरीके से शहबाज गिल साहब का रवैया है, हर किसी के साथ लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी बात पे वो नाराज़ हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह उन्होंने ऊपर नीचे इस हवाले से बयानात दिए, अब मैं देखता हूँ कि कल मुझे लोगों ने कहा कि यार सुंदस ने बड़ा अच्छा सवाल किया था और उन्होंने जवाब दिया कि जी अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाता, आपको कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ कोरिया की लड़ाई हो जाए, उनमें लोग मारे जाएँ तो हमारा क्या कसूर है। अब मुझे एक इस पर वो याद आ रही है कहावत, एक बंदा हल गलत चला रहा था, उसने नहीं, मैं नहीं कहता, मैं आधा कह देता हूँ, उसने कहा तुम हल गलत चला रहे, तो आगे से उसने जो जवाब दिया था लोग वो परेशान हो गया, उसने कहा यार इस बात का उससे क्या ताल्लुक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे पता है आप कहेंगे कि देयर टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, अगर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमने सारी फैसिलिटीज हर पॉइंट पे जो है उनको दी थी, उन्होंने खुद अवेल नहीं की। बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो लातालुकी का इजहार वो इस वक्त कर रहे हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद, उन्हें जो भी होता है। पंजाब हुकूमत ने तो जेल में नहीं डाला हुआ ना नवाज शरीफ को, अदालती फैसला है, अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से उनको सजा हुई जिसके तहत उनको वहां जेल में रखा गया, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट देख लें, यहां बेल की बात नहीं कर रही मैं बेल की बात कर रही हूं, मैं फैसिलिटीज की बात कर रही हूं। फैसिलिटीज, मेरी बात सुने, फैसिलिटीज उनको अगर अभी दी जा रही है तो ये फेवर दे रही है पंजाब हुकूमत। नहीं सर, मिस हैंडल किया पंजाब गवर्नमेंट ने, मिस हैंडल किया, पहले दिन से मिस हैंडल किया। दिस इज व्हाट दी गलत बात है। देखें, अगर
सर वो बंदा आज वो जो है ना वो सर देखें फिर ये वन साइड स्टोरी है, ये वन साइड स्टोरी है शाम साहब कि वो कह रहे हैं कि मिस हैंडल किया है तो हम भी मान लें। अच्छा एक चीज ऐड करने दें आप, फेडरल गवर्नमेंट के लोग वैसे मान रहे हैं कि मिस हैंडल किया। सर किसी ने नहीं माना। आप लोगों को एक चीज सुनाते हैं जिसके ऊपर फिर हम ये बात करेंगे। साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया, जो हम कॉन्स्टेंटली ये बात कर रहे हैं कि अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, वो जो फैसला करती हैं जो वो कहेंगे, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद जो शेख रशीद साहब ने कहा ये सुन लीजिए और फिर जमीर साहब आप कमेंट दीजिएगा। जी मैंने तो सारी कौम को कहा था उनका इलाज लाल हवेली में है, वो बाहर जाना चाहे तो मेरे पास क्या है, लेकिन अगर वो इलाज लंदन से कराना चाहने की ख्वाहिश रखते हैं तो फैसला तो इमरान खान कर सकता है ना। जमीर साहब आप बताएं, अगर आपके सिटिंग मिनिस्टर्स इस तरह की बात करेंगे कि ये फैसला आपके प्राइम मिनिस्टर करेंगे रादर देन अदालतें करेंगी तो फिर क्वेश्चन उठेंगे ना। गलत कह रहे हैं ना, क्वेश्चन इसीलिए उठेंगे ना, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। शाम साहब आप किस तरह कह सकते हैं कि ये अदालत फैसला नहीं करेगी, इमरान खान करेगा? आप बहुत जवाब दे रहे हैं। अदालत बेल देगी, डिसाइड करेगी तो ये बाहर जा सकते हैं। अदालत आजाद है आज की, इंडिपेंडेंट है सारी कोर्ट, ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन कर सकते। वो जेल में है और जो आम कैदियों को फैसिलिटी मिलती है, जो बी क्लास मिलती है, अब ए क्लास खत्म हो चुकी है। सर एक सेकंड सुन लें, बी क्लास जो मिली हुई है, क्योंकि ए क्लास अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो बी क्लास जो मिली हुई है वो तमाम कैदियों को जो उसको एंटाइटल होते हैं उनको मिली हुई थी, उससे ज्यादा उनको फैसिलिटीज अब दी जा रही हैं। अब बात यह है कि जी अब ये कोई नहीं हो सकता कि सारे कैदी बराबर होते हैं कि जी आप 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे और मुल्क को लूटे, आपके बेटे दोनों वहां पे अरबों रुपए की जायदादें बना के बैठे रहे और वो यहां पे अपने बाप के साथ आके भी ना खड़े हो सके, तो इल्जाम सारा जो है आप डाल दें हुकूमत पे। पंजाब हुकूमत का क्या कसूर है शाम साहब? बात ये है प्रोवाइड करने में ताखीर की कि नहीं? एक मिनट, मैं तो कहता हूं अभी क्यों की है, नहीं करनी चाहिए थी, बताएं किस कानून के तहत की है? मुझे कानून बता देना, रूल्स। एक मिनट सर, रूल्स होने चाहिए, किस कानून के तहत ये स्पेशल ट्रीटमेंट अगर नवाज शरीफ साहब को दी जा रही है तो मुझे आज कानून बता दे पंजाब हुकूमत, वरना भुगतना पड़ेगा। आपने कहा शेख रशीद साहब ने 101% सही कहा है कि ये फैसला, मैं आपको बताता हूं ना, मेरी भी तो सुन लो यार। उन्होंने कहा है कि ये फैसला इमरान खान करता है। जमीर जब अदालत में केस जाता है आप और वर्सेस स्टेट, वहाँ पे अगर स्टेट अपना वकील नहीं खड़ा करती, वो या कहते हैं कि जी हमें कोई इतराज नहीं है, इनको ICL से हटा दिया जाए या जवाब दे रहा हूँ। नैब इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पे वो वाकई इंडिपेंडेंट है। जमीर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नैब के बारे में किस तरह की बातें उनके मुखालफिन करते रहे हैं और नैब को यूज एंड अब्यूज हुआ। आप देखें विच हंटिंग हुई, इससे इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए। मेरी बात सुनना अली खान की इंडाइटमेंट हो गई, कहां पे विच हंटिंग हो रही है? देखो बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको एक दावे से कहता हूं इमरान खान साहब अगर फैसला करने, आज मैं एक बात करूं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हमने इसको अपोज नहीं करना। आप मुझे बताएं नहीं, जब ये गए इन्होंने तिब्बी बुनियादों पे जाके लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि इनको जमानत दी जाए, नैब ने उसकी मुखालफत की थी कि नहीं की थी? उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं, लॉ ऑफ द लैंड नहीं। जब आप अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका बंदा नहीं कहेगा या खामोशी इख्तियार करेगा या बादल नाखास्ता रवैया ऐसा होगा तो अब सुप्रीम कोर्ट सर एक मिनट, कंसिडरेशन कहां से आ गई? सर लॉ है, कानून है, कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, कानून के मुताबिक ये क्या बात हुई कि जी जमीर साहब प्लीज एक ब्रेक का टाइम आने से पहले, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन सर, लेकिन यहाँ पर चंद एक फ्लॉज हैं क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक ना फिर अदालतें इंडिपेंडेंट होती हैं, ना नैब इंडिपेंडेंट होती है और आप सारा इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। सो ये एक सर्टेन फ्लॉ जो है बीच में आता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू शोज। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा और शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट से भी और आपने जो भी अपना ओपिनियन बताया है एहतशाम साहब कि ये सब कुछ जो है इमरान खान साहब के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, आप ये इंसिनुएट करें कि मे बी अदालतें फिर इंडिपेंडेंट नहीं है या नैब इंडिपेंडेंट नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि गवर्नमेंट जो है वो क्या नैरेटिव भेजती है। इसका बताइए मुझे जमीर साहब आप क्या कहते हैं इस पर? देखें बात यह है कि यकीनन मैं तो आई एम कन्विंस कि नैब भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो हमने देखा उन्होंने दुनिया होना चाहिए
बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। नैब अगर कंट्राडिक्ट करती है वो करेगी, उसको मैं तो समझता हूं कि नैब को अब जाना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए कि जी आप किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत आप ये फैसिलिटीज दे रहे हैं एक कैदी या एक मुजरिम को। अब दूसरी बात ये कि शाम साहब सर्विसेज हॉस्पिटल और पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको ये खुद कहते थे कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और हमने बनाया है, ठीक है, उसमें 1 मिनट का फासला है। अब इनसे रिक्वेस्ट ये की गई थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, जब ये कहते हैं कि जी मुझे वहां रखा गया जहां मेरा इलाज नहीं हो सकता था, उनको कहा था कि जी पीआईसी जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको आप खुद तारीफें करते नहीं थकते थे, उसमें कोई आपके शायाने शान कमरा नहीं आपने बनाया खुद, तो इसलिए आपको पीआईसी में रखा जा रहा है। अगर आपके टेस्ट वेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी तो इट्स नॉट इवन अ 1 मिनट ड्राइव फ्रॉम दैट सर्विसेज हॉस्पिटल टू पंजाब। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं इस पे, ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए, मॉरल प्रेशर डालने के लिए जो है वो पूरी उन्होंने जोर लगाया हुआ कि जी नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मैं जो हूं मुझे जो है वो क्या वो बनाया हुआ है वो जो कहते होते हैं वो खाना बदोश बनाया हुआ है कि फलां जगह से फलां, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इनको पूरी सारी फैसिलिटीज देने के लिए हुकूमत उस वक्त भी तैयार थी जब सर्विसेज हॉस्पिटल से ये जब निकल रहे थे ना, इनको कहा कि सामने पीआईसी है, आप चले, उन्होंने कहा नहीं मुझे जेल जाना है। अब देखें, अब ये शाम साहब बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर आप इतने सीरियस हैं और आप कहते हैं कि मैंने इलाज नहीं कराना, तो आप इसका मतलब है कि यू आर कमिटिंग सुसाइड, और सुसाइड के फिर ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। शाम साहब इससे कम की तो बात कोई आपने अपना मौका बता दिया। मुझे बताएं, इतना बड़ा इस वक्त हेल्थ रिस्क की आप बात करें, जिस तरह हमें पता चल रहा है कि रोज वो एंजाइना पेन की कंप्लेंट करते हैं। सर लेट हिम कंप्लीट नाउ, ठीक है, कि वो रोज उनके दिल की तकलीफ। यार मेरी अब जल्दी से बात सुनना मेरी। तो शाम साहब बताइए, ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि आपको हार्ट का मसला है? इसमें कोई दो राय नहीं। आई फुली एग्री विद यू, ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। मैं कतई तौर पे नहीं कहता कि जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनका गुस्सा अपनी जगह भी हो सकता है, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। तो वे तो मेरा ख्याल है किसी तरह भी ये जो काबिल सताइश बात नहीं है, बिल्कुल किसी तरह भी नहीं जाए। देखिए बात ये है, अब मैं फिर बात करूंगा हमारी सियासत की डायनामिक्स क्या होती हैं, इसकी सियासत की मकरूआत क्या होती हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर गए, आज भी झगड़ा है कि अदालतों ने भेजा कि हुकूमतों ने भेजा। लोग कहते हैं कि पीएमएल हुकूमत ने उनको भेजा, लोग कहते हैं कि चौधरी निसार साहब थे उनको भेजा। मुशर्रफ साहब बाहर बैठ के कहते हैं मुझे जनरल राहिल ने बेल आउट किया। अब मुझे बताएं, अदालतों पे भी अल्लाह ना करे तमाशा, हुकूमत पे भी तमाशा, पिछली हर बात को उन्होंने, तो ये शेख रशीद साहब की बात को इतना आसान ना ले। सुने मेरी बात। जब वो कहते हैं कि ये, आपका क्या ख्याल है कि शेख रशीद साहब को नहीं पता कि अदालतें क्या करती हैं, क्या इंडिपेंडेंट रोल है नैब का, उनको नहीं पता? सर ये सब कुछ तो चेंज करना चाह रही है हुकूमत, यही तो कहती है सब कुछ चेंज। मेरी बात सुने, शेख रशीद साहब को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है, वो वजीर हैं, कोलेशन पार्टनर हैं, उनको पता है इमरान खान साहब का ज़हन क्या है, वो बिल्कुल क्लियर कट इस बात पे बिलीव करते हैं। मुझे यकीन है कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इंसाफ का बोलबाला वो अपनी जगह, लेकिन सियासत की मकरूआत ज़मीर उसमें यह भी होता है। मैं आपको बता दूं, जब वो कहते हैं ना कि ये प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा, मेरा यकीन है इस बात के कि प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं बात कर रहा हूँ शेख रशीद की बात देते हुए, अगर वो फैसला करते हैं कि यार हमने इसको अपोज नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस पर इतना परफॉर्मली, इतना स्ट्रांगली कोई वो सोचेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते। भाई आप प्लीज करने, नैब ने नहीं करना। तो आपने देखा कि नैब एट टाइम बेशुमार जगह पे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब कुछ साइड पे रख दिया जाए, इसको एज एन इंडिपेंडेंट केस देखा जाए, आप भूल जाएं कि पहले। पर मैं नहीं कहते पनामा केस में लोग जी नैब ने हाथ तोला रखा था, कहने वाले लोग कहते हैं जान के हाथ तोला रखा था, आप लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते। सर मुझे एक जवाब दे दीजिए, जिससे भी बात की जाती है वो कहते हैं कि पहले परवेज मुशर्रफ की आप एग्जांपल देख रहे हैं, राव अनवर की एग्जांपल देख रहे हैं। मुझे बताइए, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। अगर कोई चाह रहे कि हम सीधा करना चाह रहे हैं, हम ये पहले जो फेवर्स थी खत्म करना चाह रहे हैं, तो सुंदर मैं यही कह रहा हूं ना कि अब जो है इनफ इज इनफ, अब जो है लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब भी अगर जो जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो इतना बड़ा बड़ा मजाक किया हुआ है, खिलवाड़ किया हुआ है, आपकी इकोनॉमी तबाह करके रख दी है, सब कुछ तबाह करके रख दिया, वो एक समझिए आला साहब जो इसहाक डार साहब हैं लंदन जाके बैठे हुए हैं, वो किसके समझी हैं? इनके समझी हैं, वापस नहीं आ रहे अदालत के सामने। नहीं एक मिनट ना सर, देखें बात यह कि उन्हीं का करता हुआ हम आज भुगत रहे हैं ना, जो हम इतने
अजाब में पड़े हुए हैं कि हम अपने गैस के बिल नहीं पे दे पा रहे हैं। किसके इसमें दो राय कोई नहीं है सर। देखें बात ये है तो फिर सजा भी मिलनी चाहिए। और ये देखें मेरी बात सुने, अगर मैं आज कोई गलत करता हूं, मुझे उठा के आप जेल में डाल देते हैं ना, ठीक है, तो मुझे कोई कन्फेशन नहीं देगा। मैं कन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूं और ये बड़े इसको प्रूव किया जा सकता है। प्रूव लोगों ने किया है कि पीपल्स पार्टी PMLN के 10 सालों में जितना मुल्क का सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे, सिक्योरिटी वाइज जितना नुकसान इन दो पार्टियों की तरफ से हुआ किसी ने नहीं किया। तो अब उसको ठीक करने की बात ठीक करने की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूं उसको रूल आउट मत करें। हमारे मुल्क में आज भी आपको पता है कि किस तरह फैसले होते हैं, किस तरह चीजें एक और मुझे बात बताइए, सर मेरा सवाल मुझे बताएं कि आपको लगता है ये जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं, आपको लगता है अदालतों पे इस तरह की बातों से प्रेशर डलता है? मैं कह रहा हूं कि वो कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम कन्विंस्ड कि अदालतें इस किस्म का प्रेशर नहीं लेंगी बिकॉज दे नो, मतलब वो जज हैं यार, वो इतने मतलब वो उनको मालूम है कि क्या करने की कोशिश ये कर रहे हैं। दे विल गो बाय द बुक, दे विल गो बाय द लॉ। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है आज पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी हर तरह के दबाव से आजाद है। उन्होंने साबित किया पाकिस्तान की जुडिशरी ने कि उनको ना मुल्क के अंदर से ना बाहर से कोई दबाव आ सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही वो उनका रोल इतना क्लियर कट है कि उसको हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आप क्या अभी आप कह रहे थे कि जी नैब अपोज नहीं करेगी, तो क्या जजेस को नजर नहीं आएगा कि ये गलत कर रहे हैं? केस पे जाते हैं ना, नहीं तो फिर केस ना सर केस टाइम खत्म हो गया। देयर डेज के आर्गुमेंट्स उन्हीं चीजों के ऊपर होती हैं जो कोर्ट में प्रेजेंट की जाती हैं। अदालत सिर्फ अपनी जजमेंट है वो देती है। अदालतें इंडिपेंडेंट है और फाइनली पता तब ही चलेगा जब फैसला आएगा कि वो बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन सो फार आई थिंक सो मिनिस्टर जितने भी बयानात दे रहे हैं हमेशा से देव कॉज ट्रबल एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इट डज इंसिनुएट अ लॉट। टाइम हमारा खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।